भारतीय विचार मंच के सौजन्य से छठे साक्षात्कार के लिए हमने हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध साहित्यकारा और हाल ही में जयपुर में टॉप 10 में स्थान प्राप्त कर शाइनिंग स्टार के सम्मान से सम्मानित आदरणीय त्रिशला मिश्रा जी को आमंत्रित किया है और मैं मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे बातचीत करने से पहले आइए जानते हैं संक्षेप में आपके बारे में। आपका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ है और वर्तमान में आप बेंगलुरु में निवास करती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपने कला से स्नातकोत्तर अंग्रेजी के माध्यम से किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने बीएड की उपाधि प्राप्त की है और 12 वर्षों तक आपने सऊदी अरब में हिंदी अध्यापिका के रूप में आपने कार्य किया है और आपकी रुचि हिंदी कविताएं और हिंदी लघु कथाएं लेखन में है। आपके रचना संग्रह हैं, कविताओं में हमसफर, काश माँ तुम जो होती, शब्द, कर दो आजाद मुझे, रोटी की खातिर आदि आपकी रचनाएं हैं और लघु कथाओं में उम्मीद, महक, जूही के फूल, जानवर कौन आदि आपकी लघु कथाएं हैं। आपकी विशेष उपलब्धि मिसेस इंडिया 2024 द गॉडेस प्रतियोगिता में भाग लिया आपने और फाइनल राउंड में 10वें स्थान तक आप पहुंची हैं और शाइनिंग स्टार का खिताब भी आपने जीता है। और आज हमने आपको जिस विषय पर वार्ता करने के लिए यहाँ बुलाया है उसका वो विषय है भारत विभिन्न आयामों में खुद को परिभाषित करती नारी। तो त्रिशला जी, इससे पहले कि हम आपसे साक्षात्कार करें और आपको हम थोड़ा बताएं कि आपसे प्रथम चरण में केवल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 5 मिनट का समय है, अर्थात आपने हर प्रश्न का उत्तर 5 मिनट के अंदर देना है। और दूसरे चरण में हमारे श्रोता आपके इस विषय पर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनका आपको उत्तर देना होगा। तो इससे पहले कि हम आपसे बातचीत करें, आप अपने बारे में 2 शब्द हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहले तो मैं इस मंच की और आपकी आभारी हूँ प्रकाश जी कि आपने मुझे अवसर दिया इस मंच पर आमंत्रित करके। इसके लिए मैं आपका विशेष आभार, आपका और मंच का विशेष आभार प्रकट करती हूँ। मैं लखनऊ से हूँ और कविताएं लिखना मैंने अपनी शिक्षा पूरी लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। मैं एमए इन इंग्लिश एंड बीएड मैंने किया है। उसके बाद आफ्टर विवाह के पश्चात मैं गुजरात में रही और कुछ दिनों के बाद मैं सऊदी अरेबिया में रही। वहां पर मैंने एज ए अध्यापिका के रूप में मैं वहां पर 12 वर्षों तक कार्यरत थी। और 2021 में मैं जब वापस इंडिया आई तो मैं बेंगलुरु में अभी सेटल हो गई हूँ और कविताएं लिखना और लघु कथाएं लिखना ये मेरा शौक भी है और मैं अलग अलग मंचों से जुड़ी हुई हूँ। और अभी 2024 में मैं मिसेस इंडिया द गॉडेस में मैंने पार्टिसिपेट किया और 10वें स्थान तक पहुंची और साथ में मुझे शाइनिंग स्टार का भी खिताब मिला। और बस यही है मेरा छोटा सा परिचय। आगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुकाम तक पहुंची। मंच इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है। आगे भी आप इसी तरह से उन्नति करते रहें। और चलिए, आपसे आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों में यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने महिला के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया समाज में सदा से होती रही है। और जैसा कि आपने आज हमें विषय दिया है, विभिन्न आयामों में खुद को परिभाषित करती नारी, तो इस विषय पर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि नारीवाद अवधारणा का आरंभ इस विश्वास के साथ होता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में
अलाप और हीनता की स्थिति में है और नारीवादी विचारधारा मुख्य रूप से स्त्री पुरुष भेदभाव से जुड़ी है और यह स्त्रियों की भूमिका और अधिकारों से संबंधित है। तो इसी संबंध में हम आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं कि नारी खुद को विभिन्न आयामों में किस किस प्रकार देखती है? सबसे पहले तो इस प्रश्न के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय। पहली बात तो नारी ने सदैव से ही जीवन में विभिन्न आयामों में अपने आप को परिभाषित किया है, चाहे वो राजनीति रहा हो, चाहे धार्मिक, चाहे सामाजिक, आर्थिक या संवैधानिक रहा हो या कानूनी संरक्षण। हर जगह उसने अपनी एक पकड़ बनाई है और अपने आप को साबित भी किया है और उसने अपने आप को एक सुदृढ़ रूप से अपने आप को स्थापित भी किया है। तो ये है कि मुझे लगता है हर क्षेत्र में नारी आज है और उसने अपनी पहचान से सबको दिखा दिया है कि हाँ, उसका स्थान पहले भी था, लेकिन आज उसको वो सारे अवसर ज्यादा मिल रहे हैं स्वतंत्र, क्योंकि संविधान ने भी उन्हें ये अवसर प्रदान किए। जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि नारियों को संविधान में भी काफ़ी अवसर प्रदान किए गए हैं और यदि हम ऐतिहासिक अवधारणा की बात करें तो नारीवादी मुद्दों की बात करें तो इनकी मांग है कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए और संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार की जाए। तो इस संबंध में आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, अगर जहां तक ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो मैं आपको थोड़ा प्राचीन पुराने इतिहास की तरफ लेकर चलती हूँ। ये जी, नई बात तो नहीं है, क्योंकि प्राचीन इतिहास, खासकर वैदिक काल में, स्पेशली अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो जी, स्त्रियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उन्हें समाज में कुछ स्थान प्राप्त था। वो जी, बाकायदा शास्त्रार्थों में भी अपना भाग लेती थी, जिसमें माता गार्गेयी और मैत्रेयी का नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है और धीरे धीरे ये ज्यादा बढ़ता है। और खासकर आप अगर मुगल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड की बात करें, तो जी, उस समय स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन इसके बावजूद स्त्रियां हमेशा अपवाद रही। आप जी, अगर बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो 1857 में, जिन्होंने उन परिस्थितियों में भी अंग्रेजों को अपना लोहा मनवाया, जी, और बेगम हजरत महल पार्क, उन्होंने भी बेगम हजरत महल जो लखनऊ से, जिन्होंने की आजादी की लड़ाई में बकायदा अपना एक योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और चांद बीबी भी रही हैं जो अकबर से लड़ती रही, युद्ध करती रही। तो वो ये सब स्त्रियां इतने सारी परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। तो चाहे किस कैसी भी परिस्थितियां रही हो, जब स्त्रियों ने अपने आप अपना लोहा मनवाना चाहा, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो हैं और श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया है, चाहे जी, किसी भी परिस्थितियों में चुनौतियों को स्वीकार किया है, इसलिए। जी, आपने ऐतिहासिक रूप से जो महिलाओं के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और नारीवाद की जब हम बात करते हैं, नारियों के बाद में बात करते हैं, तो एक उदारवादी दृष्टिकोण उनसे जुड़ जाता है और विभिन्न तरह की विचारधाराएं नारी के बारे में बन जाती हैं या उनमें आ जाती हैं। जैसे कई विचारधाराएं क्रांति के विपरीत हो जाती हैं, कोई कानून सुधार का समर्थन करती है। तो आपसे मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि खुद को परिभाषित करते करते नारी कई धाराओं में विभाजित हो गई है। जैसे घरेलू हैं, ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं, बाई का काम करने वाली महिलाएं हैं, और भी कई तरह की धाराएं हैं जिनमें वो काम करती हैं। तो आपका इस संबंध में क्या राय है आपकी? ये प्रश्न बहुत अच्छा है प्रयास जी, लेकिन मेरा ये कहना है, नारी कभी विभाजित नहीं हुई है। जी, एक्चुअल में देखा जाए तो नारी शक्ति भी है, नारी में तीनों रूप है, नारी शक्ति भी है, नारी श्री भी है, नारी विद्या भी है। जब जब उसे जैसी जरूरत पड़ी, उसने वैसे अपने आप को परिवर्तित किया। जी, और अगर मैं तो मानती हूँ कि नारी उस नदी के समान है, वो हिमालय, जहाँ जिसका उद्गम जो है हिमालय है,
लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ बहती है तो वो अपना रूप ले लेती है उसी अनुसार, चाहे वो एक छोटा एक तालाब का भी रूप ले लेती है, कभी झरने का रूप ले लेती है, और जब वो सागर में मिलती है तो अपने आप को पूरी तरह सागर में ही समाहित कर लेती है। तो नारी, और इसीलिए नारी को धरती भी कहा गया है। धरती इसी स्त्रीलिंग रूप भी है नारी का। तो नारी धरती इसलिए कि वो सब कुछ सहन करते हुए भी वो सब हमेशा देती रही है। तो नारी विभाजित नहीं है, लेकिन वो विभिन्न रूपों में अपने अपने आयामों को परिभाषित करती है अलग अलग तरीके से। हम उसको एक माँ, एक अध्यापिका भी हो सकती है एक ही समय पर, और एक शिक्षक भी हो, अध्यापिका हो सकती है, एक डॉक्टर भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, एक बहू भी हो सकती है, और अपने परिवार की देखभाल करने वाली एक स्त्री भी हो सकती है। तो नारी अपने अंदर बहुत सारी शक्तियां समेटे हुए है, और वो उसी अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि नारी में धरती के समान भार को, कार्यभार को वहन करने की क्षमता होती है। और समाज में देखा जाए तो पुरुष वर्चस्व हर एक समाज की सच्चाई है, और भारतीय जी। समाज भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों में महिलाओं की स्थिति आरंभिक रूप से ही दोयम दर्जे की रही है, और समाज के आधी आबादी होने के कारण महिलाएं हमेशा से मूलभूत अधिकारों से वंचित रहीं, और भारत में भी नारी पितृसत्ता के विरोध में समान अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। तो इस संबंध में मेरा आपसे प्रश्न ये है कि विभिन्न आयामों में अब विश्व स्तर पर नारियां खुद को परिभाषित करती हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इसे किस प्रकार देखती हैं? हाँ, भारत में भी नारियों ने हमेशा अपनी एक स्थिति, ना केवल विश्व स्तर पर बल्कि भारत में भी उन्होंने हमेशा अपनी एक सुदृढ़ स्थिति बनाई है। अगर मैं बात करूं, ना केवल कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक उसने अपनी उड़ान भरी। अगर आप देखें तो भारत कुछ शक्तिशाली देशों के मुकाबले, भारत में स्त्रियों ने स्वतंत्रता के पश्चात प्रधानमंत्री के पद पर भी कार्य किया है, राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है, और सर्वप्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने अनेक सर्वोच्च पदों पर लोगों ने मतलब स्त्रियों ने काम किया है। अंतरिक्ष में आप सुनीता विलियम और कल्पना चावला का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने, और जबकि अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्र में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट स्त्री नहीं बनी है, जबकि भारत में इतनी विभिन्न विचारधारा और ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद स्त्रियों ने अपने आप को हर चुनौती को सामना करते हुए अपने आप को साबित किया है। तो मैं कहूंगी कि वो भारत में भी उन्होंने अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है इस तरीके से। इस बीच हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी उपस्थित हुई हैं। सुषमा सौम्या जी को हम प्रणाम करते हैं, और डॉक्टर श्याम नमस्कार। गुप्ता जी हमारे बीच आए हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी तक हम इनसे 4 प्रश्न पूछ चुके हैं, और अब हम इनसे 5वां प्रश्न पूछने जा रहे हैं। और नारियों के समक्ष अलग-अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के विरुद्ध की मानसिकता का निर्माण हजारों वर्षों का परिणाम है, और नारी आंदोलन की एक प्रमुख चुनौती समाज में विद्यमान असमानता और स्त्रियों के शोषण की समाप्ति के विचार को लेकर नारी आंदोलन से जुड़े विचारकों के मध्य असहमति भी है। तो इस संदर्भ में स्वयं को विभिन्न आयामों में परिभाषित करते समय नारियों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। हालांकि नारी ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है और अपनी एक स्थिति बनाई है, लेकिन उन्हें हमेशा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कभी कभी ये चुनौतियां उनकी पारिवारिक भी होती थी और सामाजिक भी रही हैं। जी। हमने देखा है कि ना केवल पुरुष तो छोड़िए, स्त्रियां भी स्त्रियों के सामने चुनौती बनकर आई हैं। अगर मैं ये बात करूं कि कई बार आ, हम हमने देखा है कहीं गांव में या बहुत सारी ऐसी परिस्थिति, इवन मैंने अपने मित्रों के साथ भी ये चीज महसूस की है। कई बार जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उनकी सास उनसे ये उम्मीद करती है, जबकि वो
मेडिकली ये प्रूव हो चुका है कि स्त्री या बच्चा, पुरुष हो या स्त्री हो, मेल हो या फीमेल हो, मतलब ये मेडिकली पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, फिर भी वो उसका दोष या कोई भी चीज वो उस पर थोपती हैं कि बेटा ही होना चाहिए। इसके चलते कई जगह पे भ्रूण हत्या को भी, मतलब भ्रूण हत्याएं भी हुई हैं। तो मुझे लगता है स्त्रियों को ऐसी बहुत सारी चुनौती, और कार्यस्थल पर भी उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। और साथ साथ इसके लिए विशाखा गाइडलाइन भी बनाई गई है, और बहुत सारे सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। फिर भी बहुत, अगर मुझे ये लगता है कि इन चुनौतियों में सबसे पहले अगर परिवार उसका साथ साथ दे, खासकर माता पिता और उसका ससुराल पक्ष उसके साथ रहे और उसकी हर परिस्थिति को समझे और उसे आगे बढ़ने में उसको सहायक बने, तो शायद ये परिस्थितियों से वो सामना करने में ज्यादा सक्षम महसूस करेगी और चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकेगी। ये मेरा बहुत मानना है। सुंदर बात आपने बताई कि अगर परिवार उसके साथ है तो नारी समस्त चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकती है। और आपसे हमारा छठा प्रश्न होगा कि आज के वैज्ञानिक चिंतन के युग में शिक्षा के विस्तार के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि स्त्री पुरुष की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं तथा उत्तरदायित्व से जुड़ी योग्यताओं में कोई अंतर नहीं है। और जहाँ भी स्त्रियों को अवसर मिला, जैसा कि आपने अभी बताया, लक्ष्मीबाई जैसी नारियों का आपने उदाहरण दिया, तो स्त्रियों को जहाँ भी अवसर मिला वहाँ उन्होंने अपने आप को साबित किया। और शारीरिक क्षमता से जुड़े क्षेत्र में भी स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं रही। तब ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे ये होता है कि आज के परिवेश में नारी किसी भी दृष्टिकोण से पुरुषों से कम नहीं है। तब शारीरिक क्षमता के दृष्टिकोण से नारी खुद को कहाँ पाती है? मुझे लगता है कि शारीरिक क्षमता के दृष्टिकोण से नारी भी बराबर ही है, क्योंकि अगर बात करें तो खासकर आज रेसलर्स भी हैं, बॉडी बिल्डर्स भी हैं, लेकिन अगर आप, खास बात मैं करना चाहूंगी, जिस समय वो गर्भ धारण करती है, मैं उस पीरियड की बात करना चाहूंगी जब वो 9 महीने के लिए गर्भ धारण करती है, तो वो विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों से गुजरती है, बहुत सारे बदलाव उसमें आते हैं। लेकिन फिर इन बदलावों को शायद एक पुरुष समझ भी नहीं सकता, वो इन बदलावों को झेल कर भी उस आने वाले नवजात शिशु के लिए वो इतनी आनंदित होती है, जो कि अपने में ही एक अलग, एक बात कह सकते हैं आप, एकदम ही अलग है आप। और दूसरी बात, अगर मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहूंगी कि स्त्रियां जब प्रसव पीड़ा सहन करती हैं, तो कहा जाता है कि उस समय 20 हड्डियों के एक साथ टूटने जैसा दर्द महसूस करती। तो जब साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये जो है, उन्होंने एक डेल करके यूनिट बताई है दर्द माप करने की, नापने की, जो 57 डेल, वो उस समय उस दर्द की उतनी उनकी तीव्रता होती है। इसकी तुलना में पुरुष केवल 45 डेल तक ही दर्द सहन करने की क्षमता रखता है। उससे ज्यादा की क्षमता में उसकी मृत्यु भी संभव है। तो आप कह सकते हैं कि आज के क्षेत्र में नारी कहीं पर भी शारीरिक दृष्टि से पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। जब वो इतना दर्द सहन कर सकती है और उसके पश्चात वो इस समाज को एक एक भावी नागरिक देती है, तो आप समझिए कि वो कितनी सक्षम है शारीरिक रूप से। बहुत ये सुंदर मेरा कहना बात है। आपने बताई और आपने आंकड़ों के माध्यम से ये बात समझाई कि नारी वास्तव में धरती के समान जो है सहनशीलता में सक्षम है। और अब आपसे हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा कि अभी हाल ही में आपने इतना सुंदर एक खिताब प्राप्त किया है, और जी इस बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आप आज की नारियों को, वर्तमान में जो हमारी नारियां हैं, इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं जो संदेश देना चाहूंगी, एक्चुअल में मैं जयशंकर की प्रसाद जी की इस कविता के द्वारा अपना ही संदेश, मैं अपनी खुद की कविता से संदेश देना चाहूंगी के द्वारा। बस एक मिनट। तो पहले तो मुझे जयशंकर प्रसाद की कविता मुझे बहुत पसंद है। कुछ कविता की पंक्तियां मैं आपको कहूंगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। ये संधि पत्र लिखना होगा। अब मैं आपको, आज की हर नारी को मेरा ये संदेश मेरी अपनी स्वरचित कविता के द्वारा है। नारी तू तोड़ दे इन वर्जनाओं की स्वर्ण जंजीरों को। तू खिलखिला नृत्य कर गुनगुना, तेरी हर भावना उतनी ही पवित्र जितनी पवित्र ये प्रकृति। तू आखिर तो है उसकी ही उत्पत्ति। नारी तू तो उद्गम है इस सृष्टि का। तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू है शिव की पार्वती। जब सृष्टि पर आया संकट, रूप लिया तूने काली का। तेरे इस रूप से जब लगी सृष्टि कांपने, मच गया हाहाकार चहुओर। आना पड़ा स्वयं शिव को करने शांत तुझे। पहचान तू अपनी शक्ति को, पहचान तू अपनी शक्ति को। ये है मेरा संदेश आज की नारी के लिए। बहुत बहुत सुंदर। बहुत आपने सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सातों प्रश्नों के जवाब दिए और जयशंकर प्रसाद जी की कविता को माध्यम बनाकर आपने सभी नारियों को संदेश देना चाहा। और आपसे हमारे प्रश्न तो पूरे हो चुके हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि अभी आपने टॉप 10 में जयपुर में जो शाइनिंग स्टार के सम्मान से आप सम्मानित हुई है, संदर्भ में भी हम लोगों से कुछ बातें बताइए। जी, सबसे पहले तो प्रकाश जी, एक्चुअल में हुआ ये था कि मुझे सिर्फ 15 दिन मिले थे जब मुझे मेरी बेटी ने कहा कि ऐसा मिसेस गॉडेस का वो निकला है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। और मेरे साथ उस समय मैं लखनऊ में थी और मैंने वहीं पर फॉर्म भरा। फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। मैं ऑनलाइन ऑडिशन किया। 5 जजेस थे। उन्होंने मुझसे विभिन्न विभिन्न प्रश्न पूछे, मेरे बारे में, और सब कुछ पूछा। फिर उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन की जो धनराशि थी वो दी, भरी, और उसके बाद हम जयपुर पहुंचे 18 तारीख को। ये 18 से 21 तारीख तक का था। वहां पर फिनाले जो है वो 21 तारीख को होने वाला था। उन्होंने हमारा ग्रूमिंग सेशन किया, हमें क्वेश्चन आंसर राउंड की तैयारी करवाई। उसके साथ हमारा योगा सेशन लिया गया। साथ में कैसे हमें अपना परिचय देना है वो बताया। और साथ में एक उन्होंने टैलेंट राउंड रखा था। उस टैलेंट राउंड में मैंने उन्हें अपनी ये स्वरचित कविता सुनाई। और वहां पे जो जजेस थी उन्होंने इसको बहुत सराहा, क्योंकि मैंने अपने प्रश्न, अपना इंट्रोडक्शन भी, जो परिचय था, वो भी मैंने हिंदी में ही दिया। और साथ ही उनके प्रश्नों का उत्तर मैंने हिंदी में दिया। मैंने कहा मैं भारत की स्त्री हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम भारत के लोगों को हिंदी ना बोलनी आए या हम हिंदी जानते नहीं है। तो मैंने वहां हर प्रश्न का जवाब, कुछ भी हो, वो हिंदी में ही दिया। और मैंने हर जजेस से भी ये कहा कि मैं हिंदी में ही देना चाहूंगी, जबकि ज्यादातर लोग इंग्लिश का ही प्रयोग कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि हम जिस भाषा में, जो भाषा हमारी अपनी मातृ भाषा है, राष्ट्र भाषा है, कार्यकारिणी की भाषा है, उसमें हम अपनी अभिव्यक्ति ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, भाषा का कोई वो नहीं है, आप आराम से कहिए। और इस तरह उन्होंने फिर मुझे 10वें स्थान तक चुना। और यही है मेरी यात्रा, छोटी सी, बस। बहुत सुंदर। और आपके इस सम्मान से जो आप सम्मानित हुए हैं, मंच भी इस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और हम सभी आपके इस जो भी आपको सम्मान मिला है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। और आपने मंच को अपना अमूल्य समय दिया और इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आपका हमारे साथ पुष्पा जोशी जी भी अभी जुड़ी है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, जी, नमस्कार। नमस्ते। और नमस्कार आप थोड़ा पुष्पा जी, विलंब से आई नमस्कार हैं। पुष्पा जी। नमस्कार और आप। हमारा नमस्कार जी। जो प्रथम चरण है हमारा समाप्त हो चुका है। और क्षमा दूसरे चाहती हूँ, लेट जुड़ पाई मैं। जी, कोई बात नहीं। आपको हम जो प्रश्न हमने इनसे पूछे थे उनको अगले चरण में हम एक बार उनको बताएंगे। और उन जी प्रश्नों के आधार पर आप इनसे कुछ भी अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। और दूसरे चरण में त्रिशला जी, ये लोग सभी जो हमसे जुड़ेंगे, ये आपसे इसी विषय पर आपसे प्रश्न पूछेंगे।
और इन सभी को 5 मिनट जी के अंदर अंदर प्रश्न पूछने हैं और आपने उन्हीं उसी समय रेखा में इनको उनके उत्तर देने हैं। तो दूसरे लिंक दूसरे साक्षात्कार के लिए मैं आपको फिर से नया लिंक दूंगा 10 मिनट के बाद। ठीक तब है। तक आप लोग चाय पानी जी पीजिए और 10 मिनट बाद फिर से लौटते हैं अगले लिंक में। ठीक। जी। धन्यवाद। जी।